गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। होप आप सभी अच्छे होंगे। अब हम सीए फाउंडेशन का पेपर 1 अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये 100 मार्क्स का पेपर है और ये आपको पता ही है, फाउंडेशन का एग्ज़ाम आफ्टर 12 आप देते हैं। ये फर्स्ट स्टेज होती है सी के प्रिपरेशन के लिए, सी में जाने के लिए। उसका पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कोर्स के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि ये कितने मार्क्स का पेपर है और इसमें कितने टॉपिक्स आपके इंक्लूड हैं। टोटल जो अकाउंटिंग का आपका पेपर है ये 100 मार्क्स का है। 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें टोटल 11 चैप्टर इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं सीए इंस्टीट्यूट ने। आईसीएआई के मॉड्यूल से ही हम रीड करेंगे ताकि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। पहले आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर पहला आप जो बेस माने वो आईसीएआई के मॉड्यूल को ही बेस माने। पहले आप इसकी प्रिपरेशन करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप रेफरेंस बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ रेफरेंस बुक भी यूज़ करेंगे और यहाँ पे पास्ट ईयर के 20 ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पर पहले बेस हमारा आईसीएआई का मॉड्यूल ही रहेगा। हम सारा जो सिलेबस कवर करेंगे वो आईसीएआई के मॉड्यूल से ही कवर करेंगे और पास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन भी हम इसके सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके 2 मॉड्यूल में डिवाइड है आपका 11 चैप्टर। इस फर्स्ट मॉड्यूल में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें 7 चैप्टर हैं और रिमेनिंग 4 चैप्टर वो आपके नेक्स्ट मॉड्यूल में दिए गए हैं। आप ये कंटेंट देख सकते हैं। मॉड्यूल 1 में टोटल 7 टॉपिक यहाँ पर हैं। ऐसे मॉड्यूल 2 है उसमें रिमेनिंग 4 टॉपिक्स आपको दिए हैं। तो ये 11 टॉपिक आपको रीड करने हैं अकाउंटिंग पेपर में 100 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए। इनमें से ज़्यादातर टॉपिक आपके 11-12 में पढ़े होते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपके बेस अगर पहले से ही क्लियर हैं और नहीं है तो हम साथ में कोशिश करेंगे आपके बेस को क्लियर करने की, डीप में एनालिसिस करने की। पेपर के जो क्वेश्चंस हैं सी के वो थोड़े से एडवांस हो जाते हैं। आप 11-12 से अपने सी फाउंडेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, ऑल्दो आपका जो पेपर है वो 80% आपके 11-12 की स्टडी पे ही बेस्ड होता है। 20% टॉपिक्स कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, पर यहाँ पे जो लेवल होता है क्वेश्चंस का, जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल होती है। यहाँ आप मगअप करके पास नहीं हो सकते। आपको डीप में पढ़ना होगा ताकि आपका जो आगे का सफ़र है, जो आपके आगे की जर्नी है, जो इंटरमीडिएट और फाइनल की, वो स्मूथली चल सके। तो फाउंडेशन एक तरह से नींव जैसे आप बोलते हैं, बेस है। तो आप बेस को कमज़ोर नहीं रखें, आप इस पर उतना ही फोकस रखें जितना आप एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम को लेकर अपना एटीट्यूड रखते हैं। तो हम पेपर नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है इसका वो स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो आपको लगेगा ये थ्योरी है, इसे नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं। इस पेपर नंबर चैप्टर नंबर 1 से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते। आपको उतना ही डीप में पढ़ना होगा जैसा आपने 11-12 में एनालिसिस किया होगा या पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है यूनिट 1 का, इस चैप्टर 1 में यूनिट 1 है, इसका नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में नाम से पता चल रहा है आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझना होगा, अकाउंटिंग कहाँ का एप्लीकेबल होती है, उन सब का स्कोप आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। हम एक एक लाइन रीड करेंगे मॉड्यूल से, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप मॉड्यूल की जब एक एक लाइन रीड करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने एक मॉड्यूल पूरा कर रखा है आईसीएआई का। भले ही एक एक लाइन आपको याद नहीं हो सकती, तो सभी जानते हैं पूरी बुक किसी को भी याद नहीं होती है, पर हाँ, जब आप एक बार गो थ्रू कर लेते हैं मॉड्यूल को ढंग से तो एटलीस्ट आप में कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा 70-80% कोर्स ईजिली मैं कवर कर चुका हूँ और एग्ज़ाम में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो इसलिए मॉड्यूल को बेस माने, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, आप मॉड्यूल को बेस मान के ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। एक्स्ट्रा टाइम अगर है तो आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, पर पहले आप मॉड्यूल को बेस मानेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे मॉड्यूल से बनेंगे। अब क्वेश्चन उठता है सर आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम ज़रूर ज़्यादा लग सकता है, पर हमें पढ़ना होगा ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में वो हम कवर कर सकें। अब ये हर बच्चे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल वो चॉइस होती है कि हर लाइन में से कुछ लाइन्स को ही समराइज़ करके वो उनको लर्न करता है, वही आपको टेक्निक अपनानी है। ये समझाया नहीं जा सकता, ये हर बच्चे की अपनी टेक्निक है। कई बच्चे पूरा पैरा याद करते हैं, कुछ बच्चे उस पैरा का 10 लाइंस का पैरा है तो उसे समराइज़ करके वो 6 से 7 पैरा का कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को बेस मान के आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं वो नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप लिखते हैं तो ऑब्वियसली लिखने से जल्दी याद होता है, भले ही टाइम 5 मिनट्स या 10 मिनट ज़्यादा लगता है। अगर आप किसी पैरा को पढ़ लेंगे
तो आपको लगेगा कि इसको अगर मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। ये इंडिविजुअल चॉइस है, अगर टाइम वेस्ट नहीं होता, एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लिख के पढ़ाई करते हैं, लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको जल्दी उस पर कॉन्फिडेंस आता है। भले वो थ्योरी चैप्टर ही क्यों ना हो, आप कोशिश करिए उसके मेन पॉइंट्स आप लिखिए। भले ही आपको अंदर से आवाज़ आ रही नहीं 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 लिखो, टाइम वेस्ट हो रहा है, पर आपको लिखना चाहिए। लिखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको ये लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अकाउंटिंग क्या है, तो पहले हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं पैरा को पढ़ने से पहले कि ये क्या कहना चाह रहा है पैरा आपका। यहाँ पर देखिए, आप 11th से ही पढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा 11th से नहीं भी पढ़ रहा है, उसने अकाउंट फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा है, सपोज कोई साइंस का बच्चा था जिसने 11th-12 में साइंस ले रखी थी, अब वो कॉमर्स में स्विच कर रहा है, तो हम उसी को बेस मानेंगे। हम ये मानेंगे कि आपने 11th-12 में कुछ नहीं पढ़ा, हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो एक जो अकाउंट्स होती है उसमें बोला जाता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे पहले तो आप अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मॉनिटरी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। दो तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एक तो नॉन मॉनिटरी जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होगा, और एक मॉनेटरी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा। उसी मॉनेटरी एक्टिविटी को ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, ऑल्दो लॉस भी हो सकता है, पर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए रन करते हैं कि आप उसमें प्रॉफिट कमा सकें। नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि इनको हम कैश में, मनी में मेज़र नहीं कर सकते। तो हम अकाउंट्स में केवल मॉनेटरी एक्टिविटीज़ को ही रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में हम जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, और जो एक्टिविटीज़ नॉन मॉनेटरी नेचर की हैं जिनको आप पैसे में यानी मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, उनको आप रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है आपकी बिजनेस में, बहुत इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय है, उसने 5 डेज़ की लीव ले ली, 5 डेज़ की लीव पे चला गया, वो छुट्टी पे चला गया। तो अब ये 5 डेज़ की जो उसने लीव ली, उससे आपके बिजनेस को कितना नुकसान हुआ, आप मेज़र कर सकते हैं इसको? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बहुत सब्जेक्टिव होगा। कोई कहेगा 5 लाख का नुकसान हुआ, कोई कहेगा 10 लाख का नुकसान हुआ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट था, कोई कहेगा 20 लाख का नुकसान हुआ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर वो कोई रीज़नेबल बेस नहीं है, वो कोई लॉजिकल बेस नहीं है। आप प्रिजम्पशन ले रहे हैं, अजम्पशन लेके कर रहे हैं, तो आप ये नुकसान कैलकुलेट नहीं कर सकते कि अगर एम्प्लॉय बीमार हो गया, सिक हो गया, या ऑनर 5 दिन जॉब पे नहीं आया तो कितना नुकसान हुआ। तो ये नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी, इन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। केवल मॉनेटरी एक्टिविटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं मनी में, उन्हीं को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स मॉनेटरी एक्टिविटी इन विच आपका जो प्रॉफिट होता है, उस एक्टिविटी में आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, उससे कोई कैश आता है या फिर जाता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड होता है ट्रांजैक्शंस, जो ये तो बहुत इंग्लिश में आप बचपन से सुन रहे हैं, ट्रांजैक्शंस। और एक वर्ड होता है इवेंट्स। ये दो वर्ड भी अकाउंट्स में यूज़ किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी मॉनेटरी एक्टिविटी, कोई सेम मॉनेटरी एक्टिविटी, कोई भी मॉनेटरी एक्टिविटी जो आप बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या बिज़नेस को रन करने के लिए कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन होता है। जैसे आपने परचेज़ किया, आपका काम है कोई गुड्स परचेज़ करना और आगे सेल करना, तो आप ये पेन का बिज़नेस है, आपका पेन परचेज़ कर रहे हैं और फिर सेल कर रहे हैं। तो सपोज़ आपने 5 लाख की परचेज़ की, पहले तो 5 लाख का सामान खरीदा आपने, गुड्स खरीदा, 5 लाख का परचेज है ये आपकी, और फिर इसमें अपना 2 लाख प्रॉफिट ऐड किया। प्रॉफिट तो ऐड करेंगे आप, पहले आपने खरीदा कोई सामान, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया 2 लाख, और इसको आप सेल करेंगे 7 लाख में। क्लियर? एग्जाम्पल बना रहे हैं। एक आपने कोई, आपका काम है कोई सामान खरीदना, बेचना, कुछ भी गुड्स अज्यूम कर सकते हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन, पेन, पेंसिल, वॉटेवर। आपने गुड्स परचेज किया 5 लाख का, 2 लाख आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट जोड़ के आगे बेचता है सामान, और 7 लाख में आप इसको बेचेंगे, यानी खरीदा 5 में, 7 लाख में बेचेंगे। तो ये जो आप कर रहे हैं,
ये सामान खरीद रहे हैं और फिर उसे बेच रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगे, क्योंकि आप ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है। आप मॉनेटरी मेजर कर पा रहे हैं कि 5 लाख का था, अब 7 लाख में बेच रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो गई, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसे ट्रांजेक्शन बोला जाता है कि ये ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। जो भी बिजनेस से डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है, तो वो ट्रांजेक्शन्स का पार्ट है। अब इसका जो एंड रिजल्ट होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा आपको बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करने से। हर आदमी जानना चाहता है कि उसने जो बिजनेस किया उसमें उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसे कैसे मेजर करेंगे। भाई हमने 5 लाख का सामान खरीदा, 7 लाख में आप सेल कर रहे हैं, 5 लाख का जो गुड्स है वो 7 लाख में सेल हो रहा है, तो 2 लाख जो आपका प्रॉफिट हुआ वो इवेंट कहलाएगा। इससे प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, इवेंट। इवेंट का मतलब क्या हुआ, एंड रिजल्ट, की जो ट्रांजेक्शन्स आपने किए उनका एंड रिजल्ट क्या निकला, आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो जो एंड रिजल्ट है वो इवेंट कहलाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंट्स में हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है अपने बिजनेस में, और कोई ना कोई पर्सन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे पैसा आता है या जाता है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बोलते हैं। तो अकाउंट्स में सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है। बिजनेसमैन क्या, आप घर पे भी अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि इस महीने मेरी ये इनकम हुई, इस महीने मेरा ये एक्सपेंस हुआ, तो नेट आपका नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ, वो आप देख सकते हैं। पर हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और यहाँ केवल हम बिजनेस की बात करेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बिजनेस में। बिजनेस में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन को आप बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ट्रांजेक्शन जो आप बिजनेस की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी वाटर के बिल का पेमेंट कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन्स हैं, क्योंकि उनमें मनी इन्वॉल्व है और बिजनेस के लिए किया जा रहा है। और इसके बाद जो एंड रिजल्ट होता है, जो फाइनली एंड रिजल्ट निकल के आता है, आप उसे इवेंट बोलते हैं। एंड रिजल्ट या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। देखिए, एवरी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, मैं और आप। इंडिविजुअल का मतलब होता है नेचुरल पर्सन जिसे नेचर ने बनाया है। एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर कोई पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इसके ऊपर ये जो चार्ट है ये अभी नहीं समझेंगे, तो जब पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा चार्ट। तो ये तो समरी है इस चैप्टर की, तो पहले आप चैप्टर रीड करेंगे ढंग से, उसके बाद ये चार्ट अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हर आदमी कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। जैसे अ सैलरीड पर्सन गेट सैलरी, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलेगी। एंड स्पेंड टू बाय प्रोविजंस, प्रोविजन मतलब सर्विसेज, आप फिर वो जो पैसा आता है आप कुछ सर्विसेज परचेज करते हैं और क्लॉथिंग, कपड़े खरीद सकते हैं उससे। फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, उस पैसे को चिल्ड्रन बच्चों की पढ़ाई के काम में ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एट्सेट्रा, आप उस पर खर्च कर सकते हैं। अ स्पोर्ट क्लब फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, आप कोई क्लब खोल सकते हैं जिसमें ग्रुप बना सकते हैं। अ बिजनेस रन बाय इंडिविजुअल, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, अ कंपनी रनिंग अ बिजनेस, आप ग्रुप बना के कंपनी खोल सकते हैं जो बिजनेस कर रही है। कोई टेलीकॉम सेक्टर है जैसे एयरटेल, रिलायंस, जियो है। लोकल अथॉरिटी, जो आपकी लोकल अथॉरिटी भी होती है जो आपकी लोकल एरिया की देखभाल करती है। जैसे अगर आप जयपुर की बात करें तो जेडी होगा, जयपुर डेवलपमेंट। इसी तरह दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हर शहर में एक अथॉरिटी होती है जो शहर का डेवलपमेंट करती है। लाइक कैलकाटा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया। गवर्नमेंट्स हो सकती है आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल आर कैरिंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, यानी पैसे का लेन देन उसमें इन्वॉल्व होता है। चाहे आप किसी पर्सनल पर्सन की बात कर रहे हैं, चाहे आप रिलायंस कंपनी की बात कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बिना पैसे के कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या हुआ कि उसमें पैसा इन्वॉल्व है, आपका पैसा आता है या जाता है। नॉट नेसेसरली ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रन फॉर एनी इंडिविजुअल बेनिफिट्स, ज़रूरी नहीं कि सारी जो एक्टिविटी हो रही है वो प्रॉफिट के लिए ही की जा रही है। जैसे एनजीओ वगैरह भी होती है वो सोशल एक्टिविटी भी करते हैं। सच इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्रिएट सोशल बेनिफिट, आप उन्हें सोशल बेनिफिट भी कर सकते हैं। दैट इज़ बेनिफिट फॉर द पब्लिक एट लार्ज, कुछ पैसा पब्लिक की भलाई के लिए भी खर्च होता है, ज़रूरी नहीं उसमें प्रॉफिट हो।
पर वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि पैसा तो इसमें इन्वॉल्व है। जैसे आपने किसी ऑर्फनेज को, अनाथ आश्रम को 5 लाख रुपए की डोनेशन दी, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा तो उसमें इन्वॉल्व ही है। Anyway, such economic activity are performed through transactions and event। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है बिजनेस में वो ट्रांजेक्शन्स और इवेंट के थ्रू की जाती है। ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ इज यूज टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। कोई काम कर रहे हैं आप बिजनेस के रिलेटेड और एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई अनुबंध कर रहे हैं। वाइल इवेंट इज यूज टू मीन, इवेंट का मतलब है अ हैपनिंग, कोई घटना हो रही है, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम है ट्रांजेक्शन का एज ए रिजल्ट। यानी ट्रांजेक्शन तो बहुत ईजी हो गया बताना कि जो बिजनेस के आप डे टू डे के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, रेंट पे कर रहे हैं, पर गुड्स परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये सब ट्रांजेक्शन्स हैं। और उनका जो एंड रिजल्ट क्या होगा अल्टीमेटली, या तो प्रॉफिट होगा आपको या लॉस होगा। अगर आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो गए तो प्रॉफिट होगा, और अगर इनकम इंक्रीज होगी तो एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो आपको डेफिसिट यानी लॉस होगा, और अगर आपका इनकम इंक्रीज होती है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो वो जो एंड रिजल्ट है वो इवेंट कहलाता है। आई होप आपको ये पैरा समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे समझाने के लिए, आपको इस एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट ₹2 लाख फॉर रनिंग अ स्टेशनरी बिजनेस। आपने कोई स्टेशनरी बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया। अभी आप पढ़ेंगे आगे, अभी आप पढ़ेंगे जो कि अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है जो पैसा इन्वेस्ट करता है, उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में अपन कैपिटल बोलते हैं। कि आप पूंजी, पैसा जो लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। जैसे आप कोई फर्नीचर भी ला सकते हैं, कोई गुड्स भी ला सकते हैं, तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, कि हम 2 लाख रुपए की कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो ऑनर पैसा लेके आ रहा है वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। On 1st January, he purchased goods for rupees 1,15,000। 1,15,000 का आपने गुड्स परचेज किया, ये ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। एंड सेल फॉर रुपीज़ 147 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, और आपने गुड्स बेचा 1,47,000 का। आपने खरीदा 115 में, फिर आपने उसमें से सामान बेचा 147 का। ही पे शॉप रेंट फॉर द मंथ ऑफ 5,000। आप 5,000 रुपये जो किराए पे आपने शॉप ले रखी है बिजनेस के लिए, उसमें आप किराया दे रहे हैं 5,000, तो ये ट्रांजेक्शन हुआ। एंड फाइंड दैट स्टिल ही हैज़ गुड्स वर्थ ₹15,000 इन हैंड। और बाद में आपको पता चलता है कि 15,000 का सामान बच गया आपके पास में, इन हैंड है। यानी आपने 115 का खरीदा है, 115 में से 15,000 का आपके पास बच गया है सामान। इट मीन्स आपने 1 लाख का सामान बेच दिया है। द इंडिविजुअल परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे ऑब्वियसली पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे रन हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है। ही कैरीज ऑन अ फ्यू ट्रांजेक्शन एंड एनकाउंटर विद सम इवेंट। इज इट नॉट लॉजिकल दैट ही विल वॉन्ट टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटी। ये लॉजिकल नहीं है कि वो अपनी एक्टिविटी का रिजल्ट जानना चाहता है। ऑब्वियसली हर कोई आदमी जानना चाहता है कि वो जो एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो बर्तन का बिजनेस कर रहा है, चाहे कपड़े का बिजनेस कर रहा है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, इवन आप सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं, आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना तो नहीं है। आप ऑर्फनेज खोल रखा है आपने, विडो सेंटर खोल रखा है, विधवा औरतों की आप मदद करते हैं, कोई भी सेंटर आपने पब्लिक की भलाई के लिए खोल रखा है, तभी आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपेंस कितना हो रहा है। भले ये प्रॉफिट के लिए एक्टिविटी नहीं हो रही, पर हर कोई ये जानना चाहता है कि उसका एक्सपेंस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो आपको अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी, आपको रिकॉर्ड तो मेंटेन करने पड़ेंगे इसके लिए। तो अब इसको हम समझते हैं, ध्यान से देखिए। इसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रखा था, पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आपने गुड्स खरीदा 1,15,000 का, ये गुड्स परचेज किया था उसने 1,15,000 का। इसमें से 15,000 का गुड्स यहाँ पर बच गया, वो बिका नहीं है, वो बाद में बिकेगा। तो जो बच गया उसको तो आप हटा दीजिए। यानी 1 लाख की जो कॉस्ट का गुड्स है वो बिका है। कॉस्ट मतलब, कॉस्ट वर्ड आपने सुना होगा, समझते होंगे। कॉस्ट का मतलब किसी सर्विस को देने में या किसी गुड्स को परचेज करने पर जो भी आपका एक्सपेंस होता है वो कॉस्ट होता है। कैश का आउटफ्लो होता है, उसमें कैश का जो आउटफ्लो है वो कॉस्ट में। किसी सर्विस को देने पे, अगर आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे आपने बार्बर शॉप खोल रखी है, बाल काटते हैं, या सीए हैं, खुद का ऑफिस खोल रखा है, डॉक्टर है, तो आप सर्विस देंगे तो वहाँ सर्विस को देने पे जो खर्चा आ रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, वो उसे कॉस्ट बोलते हैं। या गुड्स मैन्युफैक्चर करने पे या बना बनाए गुड्स खरीद के आगे बेचते हैं, तो जो गुड्स मैन्युफैक्चर करने पर या बना बनाए खरीदने पर जो आपके पास से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, उसे आप कॉस्ट बोलते हैं। जब आप इंटर में आ जाएंगे, सी इंटर में, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़नी होगी कि किस तरह से किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है।
तो ये आप भले ही वो 1,15,000 का सामान आपने खरीदा था, 1,15,000 का गुड्स आपने खरीदा था, तो खर्चा तो आपका 115 हुआ, पर इसमें से 15,000 लेस होगा क्योंकि ये बच गया है सामान। तो जो बच गया वो तो बाद में बिकेगा, उसको आप एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम एक्सपेंस 1 लाख ही मानेंगे क्योंकि हम अभी आगे पढ़ेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंट में एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो आपने इनकम जनरेट करी उससे रिलेटेड ही एक्सपेंस आप लिखेंगे अपने अकाउंटिंग में। ऐसा नहीं होगा कि इनकम तो लिख रहे हैं लास्ट ईयर की, एक्सपेंस लिख रहे हैं इस साल के। जो इनकम जनरेट हुई उससे रिलेटेड ही एक्सपेंस आप लिखेंगे अपने अकाउंटिंग में, वो सेम ईयर के ही होने चाहिए, तभी आप एक्चुअल एक्सपेंस का पता कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आपने 1,15,000 का गुड्स खरीदा परचेज, इसमें से 15 का तो बच गया, तो 1 लाख का ही तो बिका आपका, तो आप इसी को अपना एक्सपेंस मानेंगे। यहाँ 1 लाख, ये आपका एक्सपेंस हुआ 1 लाख। और आपने बेचा कितने में ये सामान, शायद 1,47,000, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है आपने जो गुड्स बेचा है 1,47,000 का बेचा है, तो आपकी जो इनकम हुई है 1,40,000 की हुई है। इसमें से हम ये लेस कर देंगे तो 47,000 आपका यहाँ पे सरप्लस बचा बेचने पर। यानी आपने खरीदा था 1,15,000 का गुड्स, ये 15,000 का बच गया आपके पास सामान, जिसे क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं या स्टॉक इन हैंड बोलते हैं, जो सामान आपके पास बच गया। तो ये जो आपका बिका है सामान, उसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इनकम हो रही है, क्योंकि आपने 1 लाख का सामान ही तो 147 में बेचा है, क्योंकि ये तो बिका ही नहीं है, तो बच गया आपके पास में, तो आप इसे एक्सपेंस नहीं मान सकते ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल रहा है जो इनकम है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है वही आप रिकॉर्ड करेंगे, वही आप अपना एक्सपेंस मानेंगे, खर्चा मानेंगे, क्योंकि ये तो बाद में बिकेगा, तो अभी आप इसको एक्सपेंस नहीं मान सकते। ऑल्दो भले ही पैसा गया है आपके पास से, आपने पेमेंट तो 1,15 का किया है खरीदने पे, पर जो एक्सपेंस है वो आपका 1 लाख ही माना जाएगा, क्योंकि 1 लाख का ही सामान आपने 147 में बेचा है, यानी 47,000 का प्रॉफिट ऐड करके बेचा है इसमें, तो आपके यहाँ 47 का सरप्लस बच गया, अमाउंट बच गया। अब अगर आपके और कोई बिजनेस के खर्चे हैं वो भी लेस होंगे इसमें से, तो सेल में से आपने परचेज को घटा दिया तो ये आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉप रेंट भी पे करते हैं 5,000 का, तो वो भी तो एक्सपेंस है, तो वो लेस होगा। अब आपका जो नेट प्रॉफिट है 42,000 का बच गया, ये नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट बचा है इसे आप क्या बोलेंगे, इवेंट। इवेंट मतलब समरी की एंड रिजल्ट क्या किया आया इन सारे ट्रांजेक्शन का, एंड रिजल्ट ये हुआ कि आपको 42,000 का प्रॉफिट हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम उसको समझ लेते हैं। इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया है। आप सबसे पहले गुड्स सोल्ड लिख दिया, आपने जो सेल की है 147,000 की है। गुड्स इन हैंड आपने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख दिया, ऐड कर दिया। गुड्स लेस गुड्स परचेज, शॉप रेंट 5,000, और आंसर वही आ रहा है 42, क्योंकि यह 15 यहाँ ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है। तो ये देखिए 15,000 का तो इफेक्ट खत्म ही हो गया, तो भले ही आप 15 पहले ही हटा दें परचेज में से, 1 लाख ही लिखें, तो यहाँ 1,05,000 आएगा जब आप ये लिखेंगे यहाँ पर। शॉप यहाँ पे 15,000 को तो आप पहले ही हटा के चलेंगे, इसमें से 1,05,000 आएगा आपका, तो 147 में से आप 1,05,000 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने सॉल्व किया वो भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो सामान बिका ही नहीं वो एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट अभी आप आगे पढ़ेंगे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है अकाउंट में कि जो सेल हो रहा है वो सामान उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है, भाई 1,15 में से 15 तो बच ही गया, तो सेल तो 1 लाख का ही गुड्स हुआ, और 1 लाख का गुड्स 147 में बेचा, तो 47 आपका प्रॉफिट हुआ। उसमें से और कोई एक्सपेंस है 5,000 शॉप रेंट तो घटाएंगे तो 42,000 आपका सरप्लस आ जाएगा। अर्निंग ₹42,000 सरप्लस इज एन इवेंट, ये इवेंट है। ऑल्सो हैविंग द इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब जो बच गया सामान, इन हैंड इज अनदर इवेंट। वाइल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी जो आपने कैपिटल लगाई, एंड पेमेंट ऑफ रेंट जो रेंट दे, सारे ट्रांजेक्शन है। यानी जो बिजनेस को रन करने के लिए, जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए जो आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन्स का पार्ट है। चाहे पैसा लगाना, गुड्स खरीदना, रेंट देना, वाटर बिल देना, सैलरी देना एम्प्लॉयज़ को, ये सब ट्रांजेक्शन है। पर इनका जो एंड रिजल्ट हो रहा है, एंड रिजल्ट में तो प्रॉफिट हो रहा है या सरप्लस हो रहा है, ये सब क्या माना जाएगा, इवेंट बोला जाएगा। अब एक वर्ड आया है इन्वेंट्रीज, वैसे आप 11th में पढ़ चुके हैं, पर मैं आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ बेसिक से। कई लोग इसमें ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जो एक वर्ड होता है इन्वेंट्री, एक वर्ड होता है स्टॉक, और एक वर्ड होता है स्टोर। अब इनमें क्या फ़र्क है, इन्वेंट्री, स्टॉक, स्टोर। सर हमें तो इन्वेंट्री स्टॉक एक ही लगता है, नहीं, इनमें फ़र्क होता है। स्टोर
स्टोर्स बोलते हैं। जनरली जो सामान बच जाता है, जो जैसे आपने अभी इस क्वेश्चन में देखा कि 1,15,000 का गुड्स आपने परचेज किया, 1,15,000 का गुड्स परचेज किया, इसमें से 1 लाख का तो बेच दिया आपने, 1 लाख का गुड्स 147 में बेच दिया। तो आपका जो गुड्स 115 का था, इसमें से आपने जो 1 लाख का गुड्स तो बेच ही दिया, तो आपका जो बच गया यहाँ पे 15,000 का गुड्स बच गया। अब इसे कई लोग स्टॉक बोलते हैं, कोई इन्वेंट्री बोलता है, पर इसमें बेसिक डिफरेंस आप समझ लें कि इनमें क्या फ़र्क होता है। इन्वेंट्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो इन्वेंट्री स्टॉक जो होता है, कोई भी सामान जो आप खरीदते हैं अपने बिजनेस में, अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो आपको पता होगा कोई भी सामान जो आप खरीद रहे हैं बिजनेस में, वो 3 तरह का होता है। एक तो रॉ मटेरियल होता है, बिल्कुल ही कच्चा सामान। एक होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जो थोड़ा बन गया, थोड़ा बनना बाकी है उस पर। और एक होता है फिनिश गुड्स। 3 तरह का स्टॉक हम मेंटेन कर सकते हैं अपने बिजनेस में। रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, WIP और फिनिश गुड। इसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। कोई सा भी एग्जांपल आप ले लें। सपोज आप टायर मैन्युफैक्चर है, आपका काम है टायर बनाना और बेचना। टायर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है आपकी, आप पहले टायर बनाते हैं और फिर बेचते हैं। तो टायर बनाने के लिए रबड़ आपको खरीदना पड़ेगा, आपको चमड़ा खरीदना पड़ेगा, रबड़। तो ये जो रबड़ हुआ आपका, ये रॉ मटेरियल हुआ। फिर उस रबड़ को आप प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, मशीनों में डालेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे। तो थोड़ा गुड्स बन गया, थोड़ा उस पर काम बाकी है, तो वो WIP कहलाएगा। और जो पूरी तरह से बन गया, टायर में कन्वर्ट हो गया वो, तो ये कहलाएगा आपका फिनिश गुड्स। तो रबड़ जो आप खरीद रहे हैं वो रॉ मटेरियल हुआ, क्लियर। उसमें थोड़ा गुड्स, थोड़ा बन गया है, थोड़ा बनना बाकी है उस प्रोडक्ट पे, तो वो WIP कहलाता है, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और जो बन चुका है स्टॉक, जो बिकने के लिए बिल्कुल रेडी है मार्केट में जाने के लिए, उसे आप फिनिश गुड्स बोलते हैं। रॉ मटेरियल और भी बिजनेस में अगर आप समझ सकते हैं, जैसे आप कपड़े का, आपका शर्ट मैन्युफैक्चर का काम है, तो कपड़ा खरीदना पड़ेगा। तो क्लॉथ जो आप खरीदेंगे, लॉट, पूरा लट्ठा खरीदना होता है, लॉट जिसे आप बोलते हैं कपड़े का, वो रॉ मटेरियल हुआ। फिर कपड़े को आप स्टिच करेंगे, कटिंग करेंगे, तो वो जो प्रोसेस है, जो थोड़ा बन गया, थोड़ा नहीं बना गुड्स, वो जो बच गया आपके पास, वो WIP, जिस पे अभी थोड़ा काम करना बाकी है, वो WIP। और जो पूरी तरह से बन गई है शर्ट, जो बिकने के लिए रेडी है, वो फिनिश गुड्स होती हैं। तो 3 तरह का हो सकता है सामान आपके पास बिजनेस में, या तो वो रॉ मटेरियल हो सकता है, वो WIP हो सकता है, और फिनिश गुड्स हो सकता है। तो अगर ये तीन, अब आपका जो ईयर एंड हो गया, आपका साल खत्म हो गया, ईयर एंड मार्च में एंड होता है जनरली इंडिया में, 1 अप्रैल से शुरू होता है आपका अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, और 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर वो एंड होता है। तो जो ईयर एंड जो बच गया, जहाँ आप पूरे 12 मंथ का प्रॉफिट निकालते हैं कि मेरे को पूरे 12 महीने में ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर, जो सामान आपके पास बच गया, उसे आप स्टॉक बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। जो सामान बिकने से रह गया, वो स्टॉक बोलते हैं। पर सर फिर इन तीनों वर्ड में क्या डिफरेंस हुआ? अगर आपके पास रॉ मटेरियल भी बचा हुआ है, WIP भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, और फिनिश गुड भी बचा हुआ है, जो अभी तक ये तो बना ही नहीं है, तो एज इट इज़ रखा हुआ है रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा कच्चा सामान, ये थोड़ा बन गया, थोड़ा बनेगा, इस पर काम और करना बाकी है, ये बन के तैयार है। अगर ये तीनों तरह का स्टॉक आपके पास में, तीनों तरह का सामान आपके पास में, तो इन तीनों के टोटल को हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या हो? एक ब्रॉड टर्म है इन्वेंट्री, जिसमें रॉ मटेरियल भी आ गया, जिसमें WIP भी आ गया, और फिनिश गुड्स भी आ गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तभी आप 12th क्लास में रेशियो का चैप्टर पढ़ते थे, उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता था, ना कि स्टॉक। क्योंकि इन्वेंट्री एक ब्रॉड वर्ड है, जिसमें रॉ मटेरियल भी आ जाता है, आपका WIP भी आ जाता है, और फिनिश गुड्स भी आ जाता है। अब बात करते हैं स्टॉक क्या है सर। फिर यहाँ पर सपोज आपके पास जो है रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं बचा, पर हाँ WIP और फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा है जो बिक नहीं पाया, तो इन दोनों के टोटल को आप स्टॉक बोलते हैं। WIP और फिनिश गुड्स के टोटल को आप स्टॉक बोलते हैं। और अगर आपके पास केवल रॉ मटेरियल है, बाकी कुछ नहीं बचा हुआ है, तो आप इसे स्टोर्स बोलते हैं, स्टोर्स। तो आप इसके टोटल को स्टोर्स बोल सकते हैं। तो आई होप इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑल्दो ये तीनों ही कॉमनली यूज होते हैं, स्टॉक बोला जाता है कॉमनली वर्ड, पर इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है, इसमें तीनों तरह का स्टॉक इंक्लूड होता है। रॉ मटेरियल भी आता है, WIP भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है। स्टॉक का में केवल 2 ही तरह का गुड्स आता है, WIP और फिनिश गुड्स। और स्टोर्स का मतलब अगर केवल स्टोर्स को यूज कर रहा है, इट मीन्स वो रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
सिमिलरली अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नॉट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो लोकल अथॉरिटी होती है आपकी, जो सिटी में रख रखाव करती है, जैसे JDA जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रांट ₹500 लाख फॉर अडल्ट एजुकेशन, उससे किसी संस्था को दान दिया अपने एडल्ट एजुकेशन के लिए 500 लाख, मतलब आपको 5 करोड़ का दान मिला। इट स्पेंड 250 फॉर परचेजिंग लिटरेसी के, 250 यानी 2.5 करोड़ तो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें का किट खरीदने में खर्च हो गए। पेड ₹2 लाख टू द ट्यूटर, 2 करोड़ पढ़ाने वाले जो आए, जो एजुकेशन दे रहे हैं एजुकेटर, उनको दिए। एंड इज लेफ्ट विद द बैलेंस 50 लाख, ये 50 लाख का जो बैलेंस बच गया ये क्या हो गया, इवेंट हो गया। दीज आर ऑल्सो ट्रांजेक्शन इवेंट, ये भी ट्रांजेक्शन इवेंट है, ठीक है। सिमिलरली द सेंट्रल गवर्नमेंट रेज मतलब ली है मनी थ्रू टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू पैसा लेती है आपसे और फिर पेड सैलरी देती है एम्प्लॉयज़ को, एंड स्पेंड ऑन वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटी, बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी करती है, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगाना एक्सेट्रा। वेन एवर रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट आर मोर देन एक्सपेंस इट हैज़ अ सरप्लस, ये तो पता ही है, जब इनकम गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, टैक्स से पैसा ज़्यादा आ रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो वो सरप्लस है। बट इफ एक्सपेंस आर मोर देन रिसिट, अगर खर्चे ज़्यादा है रिसिट से, इट रन इन डेफिसिट, तो डेफिसिट मतलब लॉस होगा, घाटा होगा। हेयर रेजिंग मनी थ्रू वेरियस सोर्सेज कैन बी टर्म एज ट्रांजेक्शन, यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो पैसा लेके आती है गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, वो ट्रांजेक्शन है। जैसे टैक्स लगा के गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है, जो भी वेरियस सोर्सेज है, लोन से पैसा ले रही है, तो जिस भी तरीके से पैसा लेके आ रही है वो सब ट्रांजेक्शन का पार्ट है। एंड सरप्लस और डेफिसिट, और जो फ़ायदा हो रहा है, अगर खर्चे कम है और इनकम ज़्यादा है गवर्नमेंट को, तो सरप्लस यानी प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो डेफिसिट घाटा होगा। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कैन बी टर्मिनेट इवेंट, तो आप इसे इवेंट बोलते हैं। इवेंट लास्ट रिजल्ट होता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। A telecom company would need to ensure that it providing the service for its million of user for postpaid and prepaid connection। जो टेलीकॉम कंपनी होती है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये आपको कनेक्शन देती है मोबाइल के। पोस्टपेड मतलब जिसमें बिल बाद में आएगा, आप सब अपना यूज़ करिए मोबाइल, उसके बाद बिल आएगा। प्रीपेड तो आप समझते हैं, पहले ही पे कर देते हैं और उतना ही आप यूज़ कर सकते हैं। पोस्टपेड में बिल आता है यूसेज के बाद में, जो आप कंजम्पशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल जनरेट होता है। प्रीपेड में तो पहले आप जो पेमेंट कर देते हैं, प्रीपेड वाउचर। ईच एक्टिविटी डन बाय यूजर, कॉल, मैसेज, डेटा यूजेज रिजल्ट इनटू इकोनॉमिक इवेंट, जो अभी एक्टिविटी कर रहा है यूजर वो इकोनॉमिक इवेंट होगा, पैसा आएगा एयरटेल कंपनी के पास में और आपके लिए पास से पैसा जाएगा। द एंटिटी नीड्स टू कीप एप्रोप्रिएट एंड टाइमली रिकॉर्ड to able to collect money from postpaid connection user for the services availed by them। और कंपनी को रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, क्योंकि पोस्टपेड में तो आपको बिल भेजने होंगे महीने के एंड में, तो आपको हर पर्सन का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा किसका कितना बिल जनरेट हुआ, ताकि आप उनसे पैसा रिकवर कर सकें। लाइकवाइज इसी तरह द कंपनी विल नीड टू इंश्योर, कंपनी अपने आप को इस बात से इंश्योर करना चाहती है दैट प्रीपेड कनेक्शन कस्टमर आर प्रोवाइडेड द सपोर्ट, अगर प्रीपेड कनेक्शन को प्रॉब्लम आ रही है कोई, तो वो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। एंड रिकॉर्ड कंफर्म हाउ मच बैलेंस स्टिल रिमेन टू बी यूटिलाइज, उसमें पता रहना चाहिए कि उनका कितना बैलेंस बचा है, क्योंकि अगर कोई बैलेंस बचा है तो वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे आपने 500 रुपीज़ का रिचार्ज कराया, टॉपअप कराया कॉल का, तो उसमें से आपने 400 यूज़ कर लिया, तो 100 नेक्स्ट मंथ एडजस्ट होगा ना। तो इसके लिए भी तो एयरटेल कंपनी को रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, किस आदमी ने कितना अपना खर्च करा, कितना बच गया, तभी नेक्स्ट मंथ वो कैरी फॉरवर्ड होगा। सो एवरीबडी, हर कोई वॉन्ट टू कीप रिकॉर्ड रखना चाहता है ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, सभी ट्रांजेक्शन और घटनाओं का। एंड टू हैव एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, ताकि उसे पर्याप्त इन्फॉर्मेशन, सूचना मिल सके अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, की कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, कितना पैसा आया और गया। एज एन एड मतलब उसे हेल्प मिलती है। टू डिसीजन मेकिंग, तभी तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता चलता है कि आपको तो लॉस ही लॉस हुए जा रहा है, आपके खर्चे ही ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम हो ही नहीं रही ज़्यादा, तो आप वो बिजनेस बंद कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए ट्रांजेक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग डिसिप्लिन हैज़ बीन डेवलप, अकाउंटिंग इसी तरीके से डेवलप की गई है टू सर्व दिस पर्पस एज ए डील विद द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक, कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर कर सकें, माप सकें, कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है जा रहा है।
इन्वॉल्विंग इनफ्लो मतलब पैसे का आना, आउटफ्लो पैसे का जाना ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच हेल्प टू डेवलप यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि आपको निर्णय लेने में मदद मिल सके कि भाई आप प्रॉफिट में हैं तब तो अच्छी बात है, आप उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे, पर अगर आप लगातार लॉस ही किए जा रहे हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि हमें इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। अकाउंटिंग हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन होता है, इसे यूज़ किया जाता है यूनिवर्सली पूरे विश्व में रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन इवेंट एंड प्रेजेंटिंग सुटेबल इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ये सूचना दे सके, टू एड आपको हेल्प मिल सके डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम अ फैमिली फंक्शन टू फंक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। आप घर पे भी अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इंडियन नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करती है, कितना टैक्स से पैसा आया, कितना कलेक्शन हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सेट्रा। बट हेन आफ्टर वी शैल कंसंट्रेट ओनली ऑन बिजनेस एक्टिविटी। पर हाँ, यहाँ हम अकाउंटिंग का मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी से लेंगे, पर्सनल नेचर की चीज़ें बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगी। एंड देयर अकाउंटिंग बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी मटेरियल टू प्रोवाइड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग फॉर बिजनेस एक्टिविटी। इस बुक का मतलब आपको यही मदद करना है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन को किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है। नेवरदलेस इट विल गिव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ टू थिंक कोहेरेंटली अकाउंटिंग एज ए फील्ड ऑफ स्टडी फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ताकि आप अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में सेम है, चाहे आप अमेरिका में कोई पर्सन पढ़ रहा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में डेबिट जो होगा, क्रेडिट होगा, जो भी अकाउंटिंग करने के तरीके हैं वो सेम ही रहेंगे। The growth of accounting discipline is closely associated with the development of the business world. Business world जितना डेवलप होगा, अकाउंटिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, अकाउंटिंग बढ़ती जाएगी, रिकॉर्डिंग बढ़ेगी और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। Thus, therefore, to understand accounting as a field of study for universal application, it is best identify with recording of business transaction. आप केवल business transaction को ही रिकॉर्ड करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ अबाउट बिजनेस एंटरप्राइजेज टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ताकि निर्णय लेने में मदद मिल सके। ये लास्ट है, इंपॉर्टेंट है। द एम मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है इज टू मीट मतलब फुलफिल करना, इज टू फुलफिल द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ राशनल मतलब लॉजिकल एंड साउंड मतलब सही डिसीजन मेकर, ताकि अकाउंटिंग आपको इसलिए हेल्प करती है कि आप सही तरीके से डिसीजन ले सके कि वो बिजनेस एक्टिविटी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर लॉस ही लॉस हुआ जा रहा है तो आपको बंद कर देना चाहिए, पर अगर प्रॉफिट हो रहा है या चांसेस है प्रॉफिट हो सकता है, और तो हो सकता है अभी लॉस हो पर आपको उम्मीद है कि प्रॉफिट हो सकता है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकें। तो डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग मदद करती है। एंड दस द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, से अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि आपको डिसीजन लेने में मदद करती है कि आप बिजनेस को रन करें, किस तरह रन करें, कहाँ आप एक्सपेंस बचा सकते हैं, क्या एक्सपेंस करने चाहिए। तो आज की क्लास इतनी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको नया वीडियो आएगा तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।